जय हिंद। स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित का 4 नंबर चैप्टर। जी हाँ, प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण। बात करेंगे इस प्रश्नावली में से बोर्ड एग्जाम में जो है वो कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उनको डिटेल से सॉल्व भी करेंगे। अगर उन क्वेश्चंस में आपके फिर भी कोई डाउट रह जाता है या उसके अलावा कोई रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके उस डाउट का सॉल्यूशन आपको जो है मिल जाएगा। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं अपने आज की चौथी प्रश्नावली, जिसका नाम है द्विघात समीकरण और इससे रिलेटेड सारी चीज़ों में से। चौथी प्रश्नावली के अंदर आपसे इस बार बोर्ड एग्जाम के अंदर कुल प्रश्न जो पूछेगा वो पूछेगा सिर्फ एक प्रश्न। जी हाँ, एक ही प्रश्न आना है, वो भी 4 नंबर का एक प्रश्न, वो भी बड़े अंक का प्रश्न आपसे इस बार पूछने वाला है। हालांकि पहले ये प्रश्न बड़ा प्रश्न इस प्रश्नावली से नहीं आता था, लेकिन इस बार आपसे एक प्रश्न पूछेगा और वो भी 4 नंबर का। अब ये नहीं कि वो सिर्फ एक प्रश्न ही पूछेगा, पहली बात हो सकता है एक प्रश्न के अंदर आंतरिक विकल्प आपको दे दे। जैसे बड़ा प्रश्न है 4 नंबर का, तो उसमें जैसे 24 नंबर प्रश्न आया बड़ा नंबर, तो 24 में का पहला भाग और 24 का दूसरा भाग, यानी एक में 2 प्रश्न आपसे दे सकता है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्यों क्यों दे सकता है? क्योंकि बड़ा सवालों की बात करें चौथी प्रश्नावली में, जिनके उत्तर थोड़े बड़े मिले आपको, निम्नात्मक में मिले, वैसे कुछ एक ही सवाल है जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं और बड़ा सवाल इस प्रश्नावली में से नहीं बनता, इसलिए यहाँ पे कुछ चांसेस और भी बढ़ जाते हैं कि इस बार आपको वो आंतरिक विकल्प में आपको प्रश्न दे, यानी 24वें का पहला भाग 24वें का दूसरा भाग, यानी 2 प्रश्न दे देगा। एक नाम एक प्रश्न का होगा लेकिन उसमें 2 बातें आपसे पूछ लेगा। हालांकि हमने चौथी प्रश्नावली के कुछ बड़े प्रश्न यहाँ पे लिख रखे हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न देखिए, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक है, क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक। अब क्रमांगत से संबंधित ये 2 बातें 3 चीजें पूछता है, क्रमांगत पूर्णांक, क्रमांगत सम संख्याएं और क्रमांगत विषम संख्याएं। इन पे आपको थोड़ा सा फोकस देने वाली बात होगी, क्योंकि अगर क्रमांगत सम संख्याओं की बात करें, पहले अगर हम सम संख्या की बात कर ले तो सम संख्या ये होती है 2 4 6 8। ये आती कैसे? देखो 2 से 4 कैसे आया? 2 जो पहले वाली थी उसमें 2 जोड़ा तब आगे वाली आई। 4 से 6 कैसे आया? 4 में 2 जोड़ने पे आई। यानी अगर क्रमांगत सम संख्याओं की बात करें तो हम उन्हें क्या मानेंगे? पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 2, फिर आगे वाली संख्या x प्लस 4, यानी 2 के फर्क से आपको माननी पड़ेगी क्रमांगत सम संख्याएं, क्योंकि सम संख्याओं में जो डिफरेंस आता है, अंतर आता है, वो 2 का आता है। अगर क्रमागत विषम संख्याओं की अगर ये बात बोलता तो विषम संख्याएं 1 3 5 7, इनमें भी कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का। तो विषम संख्या हम क्या मानेंगे? x प्लस 2 x प्लस 4। याद रखेंगे, अगर क्रमागत सम संख्याएं पूछ रहे या क्रमागत विषम संख्याएं पूछ रहे हैं तो दोनों में हमें 2 का अंतर लेके चलना पड़ेगा। एक संख्या अगर आप x मानोगे तो आगे वाली x प्लस 2, फिर आगे वाली x प्लस 4 और फिर आगे वाली x प्लस 6 के अंदर से ली जाएगी। इस बात पे आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अगर क्रमागत पूर्णांक पूछ ले, जैसे यहाँ पे इसने पूर्णांक पूछा, पूर्णांक मतलब संख्या, धनात्मक संख्या, तो धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 5 ही होती है। अब इनमें अंतर देखें तो सभी में एक का अंतर आ रहा है। तो क्रमागत अगर पूर्णांकों की बात करेंगे तो x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसे मानेंगे, x प्लस 3, यानी क्रमागत पूर्णांकों में एक का अंतर लेके मानते हैं। पहला पूर्णांक अगर x है तो दूसरा x प्लस 1, फिर x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। क्रमागत सम संख्याओं की बात करेगा तो 2 का फर्क लेके चलेंगे, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। अगर विषम संख्याएं हैं तो पहली x, दूसरी x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। इस बात पे भी आपको ध्यान रखना है। तो 2 क्रमागत पूर्णांक बोले थे इसने, क्रमागत है, दोनों पूर्णांक और धनात्मक है, और दोनों का गुणनफल दे रखा है, कितना है? 306 है। दोनों संख्या हमें नहीं पता तो हमने एक संख्या को x माना पूर्णांक को, दूसरा मान लिया x प्लस 1 क्रमागत पूर्णांक थे। दोनों का गुणनफल करेंगे तो दोनों का गुणा कर दिया, कितना आएगा? 306। इसे सरल करें तो x स्क्वायर, x का x से x और प्लस के 306 उधर जाएंगे माइनस के 306। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया, जिसे आप हल कर सकते हो। और द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां आपके पास है, लेकिन इस बार सिलेबस में 2 विधियां हैं। एक तो गुणनखंड विधि और दूसरी है द्विघाती सूत्र विधि। दोनों में से किसी का भी आप उपयोग करके आप इसे सरल कर सकते हो। आगे वाले प्रश्न की बात करें तो ये देखिए, 13 मीटर व्यास वाले वर्ताकार पारक की परिसीमा, परिसीमा मतलब जिसे आप परिधि बोलते हैं, ठीक है, बाउंड्री जो होती है उस पर, परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार से गाड़ना है, यानी खंभा लगाना है बाउंड्री पे, इस प्रकार से लगाना है कि व्यास के दोनों बिंदुओं पर बने फाटकों, यानी गेट, व्यास जो है वर्ताकार पार्क का, उस व्यास के दोनों बिंदुओं पर 2 गेट बने हैं ए और बी, कि खंभे से दूरियों का अंतर 7 मीटर रहे।
यानी आपको एक कोई वर्ताकार पार्क लेना है। ये लीजिए हमने कोई वर्ताकार पार्क ले लिया। सबसे पहले इस वर्ताकार पार्क की बाउंड्री पे आपको एक कोई खंबा लगाना है। मान लीजिए हमें खंबा यहाँ पे लगाना है, कोई बिंदु पी ले लिया जहाँ पे हमें पोल यानी खंबा लगाना है। अब इस खंबे का जो व्यास दे रखा है, अब इसका कोई व्यास भी है तो हमने इसका एक व्यास खींच लिया। ये लीजिए मान लीजिए हमने बोल दिया व्यास है। व्यास के दोनों जो अंतिम बिंदु है यानी एक तरफ ए और एक तरफ बी, इन दोनों बिंदुओं से इस खंबे की जो दूरी है ए से और बी से, दोनों बिंदुओं से जो खंबे की दूरी है उनका अंतर बोला है 7 रहे। यानी पहले बिंदु या पहले गेट की खंबे से दूरी कितनी आएगी, एपी दूरी आएगी, दूसरे से दूरी बीपी दूरी आएगी। इसने बोला है कि जो एपी दूरी आई है और जो बीपी दूरी आई है दोनों का अंतर कितना रहना चाहिए, 7 रहना चाहिए। अब न तो हमें ये दूरी का पता न ये दूरी का पता, मतलब यहाँ से हम एक बार पता चलिए कि दोनों के बीच दूरियों का अंतर 7 है। अंतर 7 है मतलब एक तो 7 मीटर ज्यादा है और एक पहले वाले से 7 मीटर कम है। दोनों में यही तो फर्क है भाई। अगर एपी और बीपी दोनों दूरियां हैं, दोनों में फर्क कितने का बता रखा है, इसने 7 मीटर का बता रखा है। यानी अगर मान लो ये दूरी 10 की है, मान लो ये 10 की है तो या तो ये 3 की होगी, 7 का फर्क आ गया, या फिर अगर ये 10 की है तो या फिर ये 17 की होगी, 7 का फर्क आ गया। तो 7 का फर्क है तो अगर हमें दोनों दूरियां नहीं पता तो हम एक दूरी को मान लें। मैंने मान लिया कि ये दूरी x की है तो ये कितने की होगी, या तो x + 7 की होगी या x - 7 की होगी। मैंने x + 7 बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें इस आकृति को तो ए बी वर्त का जो व्यास है तो ये इतना बन गया आपका अर्धवर्त, आधा वर्त। और अर्धवर्त की परिधि पर बना कोण हमेशा ही क्या होता है, समकोण होता है। तो ये कोण कितने का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। अब ये कोण 90 डिग्री का आ गया, ये x का आ गया, ये x + 7 है और ये है व्यास, पारक का व्यास जो दे रखा था कितने का है, 13 मीटर का है। तो ये आ गया 13 मीटर। अब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया और समकोण त्रिभुज में हमें पता है एक प्रमेय लगती है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, वही यूज करेंगे। इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो ए बी का स्क्वायर बराबर होगा आधार AP का स्क्वायर प्लस लंब BP का स्क्वायर। अब जैसे ही इसमें वैल्यू पुट करोगे आपसे तो आपका जो लास्ट आंसर आएगा वो द्विघात समीकरण बनेगा। AB का 13 था, 13 का स्क्वायर 169 169, AP x था तो x का स्क्वायर और BP था x + 7 तो x + 7 का स्क्वायर। लेकिन जैसे ही हमने x + 7 को स्क्वायर में लिखा तो यहाँ पे गुणनखंड का सूत्र लग गया, कौन से वाला, a + b का होल स्क्वायर, वो लगा रहा हूँ। तो 169 बराबर x स्क्वायर प्लस a + b के होल स्क्वायर से खोलेंगे इसे तो x का स्क्वायर प्लस दोनों की गुणनफल का 2 गुना 2ab जिसे आप बोलते हो तो 14x और प्लस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49। अब सभी पदों को एक तरफ कर लो, बराबर 0 रख लो तो 1 और 1 2x स्क्वायर हो गया पहले से ही, प्लस 14x है और प्लस 49, ये प्लस के 169 इधर आएंगे माइनस के 169 बराबर रह गया 0। इसे सरल करें तो 2x स्क्वायर प्लस 14x, ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं, माइनस होंगे तो माइनस के होंगे तो कितने बच गए, माइनस का 120 बच गया बराबर 0। और भी हम चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, 2 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 60 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण फिर बन गया। इसे जब हम हल करेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। x का मान मतलब पहले खंबे से पहले गेट की दूरी। अगर x का मान हमारे पास आ गया तो हम यहाँ से x प्लस उसमें 7 जोड़ करके दूसरे खंबे से भी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये सवाल बढ़िया है, उदाहरण का सवाल है और उदाहरण में 2 सवाल ऐसे और भी है अगर आप थोड़ा फोकस करो तो। एक तो था पहला ही उदाहरण जिसमें जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। यदि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो अब उनके पास कंचों का गुणनफल 124 है। बताइए प्रत्येक के पास स्टार्टिंग में कितने कितने कंचे थे। ये सवाल भी एक बढ़िया सवाल है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आगे वाले सवाल पे चलें तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये सवाल और ये सवाल सेम डिटो सवाल, गणनाएं दोनों की सेम हो रही है। इसने बोला समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है, आधार से 7 कम है, एक समकोण त्रिभुज है सेम। ये डायग्राम बनेगा, सिर्फ आधार और ऊंचाई दे रखी है, कर्ण वो का वही दे रखा है जो कर्ण वही दे रखा है जो अपने पहले वाले सवाल में व्यास था। एक समकोण त्रिभुज है, ये लीजिए जिसका कर्ण 13 का है, ले लिया। समकोण त्रिभुज का नाम हमने ABC बोल दिया और कह रहे हैं इसकी ऊंचाई जो है वो आधार से 7 कम है। ऊंचाई आधार से 7 कम है तो दोनों में छोटा कौन हुआ, सवाल में बोला ऊंचाई आधार से 7 कम है तो दोनों में छोटी ऊंचाई हुई। जो वैल्यू छोटी होती है जिसका मान छोटा होता है उसे हम कोई भी चर राशि की फॉर्म में मान लेते हैं। तो इसे हमने मान लिया कि ये अपना x है।
जब ये x है तो ये ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो आधार क्या होगा ऊंचाई से, आधार ऊंचाई से 7 ज्यादा होगा, तो ये कितने का हो गया x प्लस 7 का। अब ये सवाल पहले वाला सेम डिटो वही सवाल बन गया जो अभी करके आए थे पाइथागोरस पर, में इसमें लगाएंगे, फिर अपना एक द्विघात समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण सेम डिटो वो का वही बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस था 7x और माइनस में थे 60, ये वही द्विघात समीकरण है। इसे फिर हल करेंगे तो x का मान आपको फिर मिल जाएगा, और x का मान आते आप इसकी बाकी की दोनों भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद आगे वाले की बात करें तो दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। दो संख्याएं जिनको जोड़ने पे 27 आता है और गुणा करने पे 182 आता है। दोनों संख्याओं को आपसे पूछ रहे हैं, हमें दोनों का ही नहीं पता, तो एक को हम मान लें। अगर हम पहली संख्या को x मान लेंगे तो दूसरी संख्या क्या आएगी भाई, दोनों का इसने योग दे रखा है, कितना है, योग 27 है, तो योग है एक संख्या है x, तो दूसरी कैसे निकालेंगे, टोटल में से एक संख्या माइनस कर दो, दूसरी संख्या अपने आप आ जाएगी। तो वही किया, टोटल 27 था, 27 में से पहली संख्या x को माइनस कर देंगे तो दूसरी संख्या क्या बच गई, 27 माइनस x बच गई। अब दोनों का गुणा था तो पहली x और दूसरी 27 माइनस x, दोनों का गुणा करें तो कितना आएगा 182। इसे जैसे ही आप सरल करोगे तो फिर आपको एक द्विघात समीकरण फिर से मिल जाएगा, इसे सही फॉर्म में ले आओ, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ये लीजिए प्लस 182 बराबर 0। इसे फिर हल करोगे तो x का मान आपको फिर देखने को मिल जाएगा। ऐसा ही एक सवाल मैंने और ऊपर लिख रखा है, ये देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौनों का निर्माण करता है। एक दिन ये देखा गया कि एक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से मिलता है। कोई कुटीर उद्योग छोटा उद्योग है जो खिलौने बनाता है, और एक दिन ये देखा गया कि उस उद्योग में जो खिलौने बने उनमें प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो कैसे निकाला गया, 55 में से उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या को उसमें से घटा दें। 55 में से जितने खिलौने बने थे अगर वो घटा दें तो आपको क्या मिलता है, एक खिलौने का मूल्य मिलता है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत यानी उस दिन टोटल खर्चा कितना आया था, 750 आया है, तो खिलौनों की संख्या बताओ कितने खिलौने बने थे। हमें नहीं पता, हम मान लेंगे, हमने मान लिया खिलौने कितने बन लिए, माना खिलौने वो बन गए x, खिलौने तो x बन गए, बट प्रत्येक खिलौने की अगर हम मूल्य की बात करें तो प्रत्येक का मूल्य कैसे आएगा, इसने बोला 55 में से जितने खिलौने बने थे वो घटा दो, तो खिलौने बने थे x, तो 55 में से x घटा दिया, ये एक खिलौने का मूल्य आ गया, ये टोटल खिलौने बने थे वो आ गए, और कुल लागत आपको इसने दे रखी है 750, कुल खर्चा जो आया था वो आया था 750। अब लागत कैसे निकलती है, मैं कहूँ अगर एक पेन के 5 रुपए लगते हैं तो 10 पेनों के कितने लगेंगे, आप बोलोगे 50 लगेंगे। कैसे आया, जितने खिलौने बने थे उसमें से एक पेन का मूल्य 5 था, 10 का पूछा तो आपने बोल दिया 50, कैसे आया, एक पेन के मूल्य को पेनों की संख्या से गुणा कर दिया तो कुल मूल्य आपको मिल गया। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, एक खिलौने के मूल्य को खिलौनों की संख्या से गुणा कर देंगे तो टोटल खर्चा आ जाएगा, यानी टोटल खिलौनों का मूल्य आ जाएगा जो कितना है 750 है। दोनों को बराबर बिठा दो, एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x था, उसे खिलौनों की संख्या से गुणा कर दिया तो टोटल खर्चा आ गया जो 750 था। फिर सरल करें तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750, सही ले आओ द्विघात समीकरण की व्यापक रूप के अंदर, तो ये बचा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 बराबर 0। इन दोनों को मैं इधर ले आया, ये आपका फिर एक द्विघात समीकरण बन गया। इसे फिर हल करेंगे तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, x का मूल्य मिल जाएगा। एक देखिए, ये तो थे बड़े सवाल जो हमने ये बोला कि अगर एक सवाल लेगा तो ये बड़े सवाल है, काफी बड़े सवाल है, इनमें आपसे एक 4 नंबर का सवाल दे सकता है। लेकिन ये इनको अगर हम आंतरिक विकल्पों के तौर से देखें तो भी आपके ये कई क्वेश्चन बना देता है, जो आंतरिक विकल्प बनते हैं उनके अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है। वो कौन से, जैसे ये देखिए, द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये एक सवाल तो छोटा है 2 नंबर का, लेकिन जब आंतरिक विकल्पों में ये 2-2 नंबर की अगर इनको डिवाइड कर दे, 4 नंबर का सवाल था, आंतरिक विकल्प देके यानी अंदर और प्रश्न पूछ ले आपसे तो उसके अंदर इसे 2-2 नंबर में ये डिवाइड करता है, और उस स्थिति में आपसे इस प्रकार के सवाल पूछ सकता है। द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात कीजिए, कोई एक समीकरण दे देगा और उसके मूल आपसे पूछ लेगा। अब उससे पहले आपको मूलों का अस्तित्व पता होना चाहिए कि मूलों का अस्तित्व कब होता है। मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है बेटा विभक्तिकर, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में बोलते हैं, और उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है डी, यानी पहले हमें निकालना पड़ता है डी, और डी निकालने का अपने पास फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला फॉर्मूला होता है डी निकालने का। और डी जो है वो 3 प्रकार से निकलता है। पहली कंडीशन, आपने डी निकाला वो बड़ा हो गया 0 से,
डी निकाला बराबर हो गया 0 के, या डी निकाला छोटा हो गया 0 से। डी के मान अगर बड़ा हो 0 से, बराबर है 0 के, या छोटा है 0 के, तीन प्रकार से मिलता है। और अगर ये दोनों मान मिले, डी बड़ा मिले 0 से या डी बराबर मिले 0 के, तो दोनों में हम बोलते हैं मूलों का अस्तित्व होगा। इन दोनों कंडीशन में मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, और ये अगर डी छोटा मिल जाए 0 से तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। यानी ये वाली कंडीशन अगर लगती है तो उसमें सवाल को आगे हल नहीं करते, इन दोनों में सवालों को आगे हल किया जाता है और मान निकाला जाता है। ये 2 नंबर का सवाल आपसे आंतरिक विकल्प में पूछ सकता है। और ऐसा ही एक सवाल मैंने वो लिखा, के का मान बताओ यदि समीकरण के मूल बराबर है। अब यहाँ पे इसने कंडीशन दे दी, के का मान, ये के के मान ज्ञात करने वाली शायद द्विघात बहुपद में भी आया था दूसरी प्रश्नावली में, और तीसरी में भी था, के का मान बताओ यदि समीकरण युग्म के अनेक हल है, कोई हल नहीं है, निश्चित हल है, या फिर हल है ही नहीं, है ना। तो उस कंडीशन में भी आपसे सवाल पूछे थे, वैसा ही ये सवाल यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे भी आपको ये डी वाली कंडीशन ही याद रखनी है। मूल इसने बोला बराबर है, और मूल बराबर कब होते हैं, जब डी बराबर हो 0 के, तब तो मूल आपको क्या मिलते हैं, बराबर मिलते हैं। डी बड़ा मिलता है 0 के, तो मूल आपको क्या मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं। और डी अगर छोटा हो 0 से तो मूल होते ही नहीं है, तब हम सवाल को आगे हल करते ही नहीं है। तो डी इसने बोला मूल बराबर है, तो डी बराबर होगा 0 के, और डी का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके करेंगे, 0 के, क्योंकि मूल बराबर है। मूल बराबर हो तो डी बराबर होता है 0 के, ये नियम है। अब वैल्यू पुट कर दो, b मतलब x का गुणांक जो कि था k माइनस 4ac, 4 गुणा a का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, और c का मतलब अच्छा था k माइनस 8 3 24 बराबर 0, माइनस का 24 ही रहेगा, प्लस का 24, तो k का मान अगर हम 24 ले लें तो द्विघात समीकरण के जो है मूल क्या मिलेंगे आपको, बराबर मिलेंगे। तो ये थी आपकी प्रश्नावली नंबर 4, जिसका नाम था द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें से आपसे बोर्ड एग्जाम में इस बार के लिए प्रश्न पूछेगा, एक प्रश्न, और वो भी 4 नंबर का पूछेगा। हो सकता है वो एक प्रश्न पूछ ले, या उस प्रश्न के अंदर आंतरिक विकल्प देके 2 छोटे छोटे सवाल भी आपसे पूछ सकता है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना, और अपने सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलना, क्योंकि उनको भी बोर्ड का एग्जाम देना है। बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट प्रश्नावली 5वीं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके बारे में वो होगी कल। जाते जाते फिर कहूँगा वीडियो लाइक से जरूर कर लें, चैनल का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो विजिट तो कर रहे हैं चैनल पे लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उसका कोई आपको पे नहीं करना होता, बट हम जो है वो मोटिवेट होते हैं अगर आप हमें और हमारी इस फैमिली को बड़ा करते हैं। तो जल्दी ही आपको इस चैनल पे अदर सब्जेक्ट के भी वीडियो अपलोड होने की खबर मिल जाएगी। मिलूंगा आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।